अस्सलाम वालेकुम ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ इसरार अहमद कसाना। और आज का जो प्रोग्राम है वो हम जिस तरह के पहले हम करते होते हैं हफ्तावार एक प्रोग्राम हमारा हुआ करता है इंडियन पर्सपेक्टिव के हवाले से। और हमारे साथ हमारी बड़ी खुशनसीबी होती है कि हमें ज्वाइन करते हैं एयर मार्शल कपिल काक साहब। उसी हवाले से आज हम बात करेंगे और आज बड़ी मुख्तलिफ चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। ख़ास तौर पे आपने देखा होगा कि अभी रिसेंटली एक पोल आया है जिसमें मोदी साहब को उन्होंने बताया कि वो इस वक्त सुप्रीम लीडर के तौर पर इमर्ज कर चुके हुए हैं वहाँ पे। और बाकी भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं, उसके हवाले से वो भी बात करेंगे। फिर पाकिस्तान सऊदीया रिलेशनशिप जो है वो उनमें टेंशन आई है, इंडिया इसको किस तरह देख रहा है ये भी ज़रा देखेंगे। और फिर जाहिर है कि 5 अगस्त का जो वाक़या हुआ था उसको एक साल हो गया है, उसका भी तजिया करने की कोशिश करेंगे। और हमें ज्वाइन किया है जनाब एयर मार्शल कपिल काक साहब ने। कपिल जी, गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं जी आप? शुक्रिया जी, बहुत ठीक है। आपकी दुआ है, आपके नाज़रीन की दुआ है। हमारे नाज़रीन आपको बहुत पसंद करते हैं और आपके लिए दुआ वाक़तन करते हैं। जी, जी, हमारे लिए माशाल्लाह, भी उनके लिए बहुत मोहब्बत है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, इमाम साहब, एक तो मेरा ख्याल है कि टू स्टार्ट विद इसी बात से कर लेते हैं जो कि मूड ऑफ द नेशन पोल आया है इंडिया टुडे का। और उसमें मैं देख रहा था कि जो मुख्तलिफ उसमें जो फिगर्स आई हैं वो बहुत ही जबरदस्त किस्म की आई हैं मोदी साहब के लिए। 78% पे इस वक्त वो खड़े हुए हैं अपनी पॉपुलैरिटी के हवाले से, अप्रूवल रेटिंग के हवाले से। और इसके बावजूद कि चाइना वाला मामला हुआ, इकोनॉमी स्लो डाउन कर रही है, डिमोनेटाइजेशन की वजह से भी बहुत से मसाइल हुए। फिर कोरोना का देखें कि कोरोना जो है उसमें 2 मिलियन केसेस, फास्टेस्ट 2 मिलियन केसेस इंडिया में हो गए और इंडिया में 35,000 डेड हो गए। और फिर इंडिया इज द ओनली कंट्री वेयर द नंबर ऑफ डेड एंड द नंबर ऑफ न्यू केसेस आर इंक्रीजिंग। तो डिस्पाइट ऑल दैट 78% यानी 8 आउट ऑफ 10 इंडियंस आर सपोर्टिंग एंड अप्रूविंग मिस्टर मोदी। आपकी क्या राय है इस हवाले से? नहीं, ये तो बहुत ही दिलचस्प सवाल उठाया है आपने। पहले मैं आपके नाज़रीन से एक बात करना चाहता हूँ, वो ये है कि ये पोल सारी दुनिया में होते हैं, पाकिस्तान में भी होते हैं, हिंदुस्तान में जी भी होते हैं। जी जी। और पोल्स की सैंपल क्या है, वो उसकी क्लैरिटी नहीं है। हम्म, अगर आपके नाज़रीन इंडिया टुडे जिसकी आप बात कर रहे हैं उसका एडिटोरियल देखें, जी अरुण पुरी उनके एडिटर इन चीफ हैं, तो वो भी वही कह रहे हैं जो आप कह रहे हैं, मगर वो आखिरी 2 पैराग्राफ्स में ये कहते हैं कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हम्म, अगर आप हिटलर की एग्जाम्पल ले लें, जी कितने लोकप्रिय थे, हाउ पॉपुलर वाज हिटलर। हमारे प्रधानमंत्री, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बोलने की अदा, उनका मैसेज के साथ कांटेक्ट रखना, और जो इन्फ्लेक्शन है बोलने का, कब उतार होगा, कब चढ़ाव होगा, कब कमी होगी, ये वो मीडिया के हम्म, मास्टर है, हम्म, इसमें कोई शक नहीं है। सारे सब कॉन्टिनेंट में एक वक्त भुट्टो साहब हुआ करते थे, यहाँ पे इंदिरा गांधी हुआ करती हम्म, थी, मगर इंदिरा गांधी के बाद ये पहले लीडर हैं हिंदुस्तान में जो मैसेज के साथ बहुत ही क्लोज कांटेक्ट रखते हैं। और इसीलिए ये सिंगल पॉइंट जो एलिमेंट है बीजेपी की सफलता, मतलब वो कामयाब होते हैं इलेक्शन में, क्योंकि जब मोदी गए तो इलेक्शन जीते। वो कोई जी भी, जैसे नेहरू के टाइम पे कहा जाता था, अगर आप लैंप पोस्ट को एक जगह कंस्टिट्यूएंसी में उठाएंगे, वो लैंप पोस्ट जीत जाएगा, क्योंकि नेहरू नेहरू उनके लिए कैंपेनिंग करते थे। आज का दौर है कि मोदी साहब जिसके लिए कैंपेनिंग करेंगे वो जीत जाएंगे। मगर ये आप तो एक पहलू से देखते हैं, मैं दूसरे पहलू से देखता हूँ, क्योंकि लीडर आते हैं जाते हैं, मुल्क कहाँ गया। अब मुल्क की एक इकोनॉमी देखिए, पैंडेमिक मैनेजमेंट देखिए, चीन पे अभी मशरकी लद्दाख में जो इंट्रूजन हुए हैं उसके बाद उसके लिए कोई बात नहीं की। यही जो आप कहते हैं 100 में से 80 लोग उनको ले आना चाहते हैं, उन 80 लोगों को पता भी नहीं है कि मशरकी लद्दाख में क्या हो रहा है। उनको पता नहीं है इकोनॉमी की हालत क्या है। उनको पता नहीं है कि पैंडेमिक मैनेजमेंट में जिसपे इतने ये माने जाते हैं कि हम हिंदुस्तान की सरकार
बहुत सक्सीड हुई है, ये काफी सफलता पाई है, मगर अभी देखा नहीं आप देखिए कि आप हमारी पैंडेमिक की सिचुएशन जो है दिन ब दिन खराब होती जा रही है। जी तो जी आप सितंबर अक्टूबर में देखिए, तो मैं मतलब वेरी ब्रीफली आई वांट टू से इट इज टू अर्ली टू पॉप द बबली। मतलब आप शैंपेन की बोतल खोल रहे हैं कि मोदी साहब कितने पॉपुलर हैं। हम देखेंगे, हम देखेंगे ठीक अक्टूबर में देखिए, उसके बाद देखिए, क्योंकि ऐसे लीडर जो होते हैं, क्योंकि इनकी जो एक तरीके की आइडियोलॉजिकल बेसिस है, वो टेम्परेरी रहती है, वो परमानेंट नहीं है। ये नहीं कि मोदी साहब हिंदुस्तान वजीर आजम हिंदुस्तान के अगले 30 साल होंगे, बिल्कुल नामुमकिन है। ये हमने अपनी तारीख में देखा है, आपने कनाडा की तारीख में देखा है, पाकिस्तान की तारीख में देखा है, ये लीडर आते हैं जाते हैं, ठीक मगर ये हिंदुस्तान को कहाँ पहुंचाते हैं। मैं आपके लिए एक हिंदी में एक लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, आंकड़े, आंकड़े मतलब ठीक स्टेटिस्टिक्स। ठीक जो यूपीए 1 और यूपीए 2 10 साल, एक हमारे माइनॉरिटी कम्युनिटी के लीडर थे, वो थे मनमोहन सिंह। हमारी माइनॉरिटी के लीडर हमारे राष्ट्रपति थे, मतलब आप जानते हैं अब्दुल कलाम भी उस वक्त जी राष्ट्रपति जी थे। तो डिफेंस मिनिस्टर क्रिश्चियन थे। आइडियोलॉजी क्या थी? सेक्युलर आइडियोलॉजी। आज की आइडियोलॉजी है जिसपे मोदी साहब की आपने इतने तारीफ की, जैसे इंडिया टुडे ने कहा है, तो इसको आप देखेंगे कि हिंदुत्व मेजॉरिटेरियन एक जमहूरियत है। तो इसको आप कब तक लास्ट करवाएंगे, ये मुश्किल है कहना। ठीक मगर बात है यूपीए 1 और यूपीए 2 थे, उन्होंने हिंदुस्तान को 8.6% ग्रोथ रेट दिया है। मतलब उतना ही दिया है जो चीनी को मिला उस वक्त, चीन को 10 साल में। अच्छा और उसके बाद अभी कहाँ ग्रोथ रेट है जीडीपी को, जिससे आप इकोनॉमी कहते हैं। हाँ जब से मोदी साहब आए हैं, मेरे ख्याल में 5% भी नहीं होगा। और जब 2024 में इलेक्शन होंगे, इनके 10 साल में मुझे नहीं लगता कि 5% 5% हो सकता फीसदी ठीक है होगा। तो अच्छा ये अच्छा नहीं, हिमांशु लास्ट साहब लास्ट एक बात एक और बहुत ही चीज जो है जरूरी है, क्योंकि जो मीडिया जो इनको इतना ऊपर कर देता है, हिंदुस्तान का मीडिया कमजोर है बाकी मुल्कों से, क्योंकि इससे हम हिंदुस्तान में जो थिंकिंग कम्युनिटी, स्ट्रेटेजिक कम्युनिटी है, वो कहती है ये गोदी मीडिया है। हाँ मतलब ये मोदी साहब की गोदी में बैठे हुए हैं। हाँ कुछ ही चैनल्स हैं जिसपे करेज है कि सच्चाई अपने देशवासियों को, हिंदुस्तान के लोगों को पहुंचा दे। बाकी तो जो सरकार कहती है उसी का हमेशा कोऑपरेट करती है उनके साथ। लेकिन लेकिन हिमांशु साहब एक चीज जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जो भी पोल्स हुआ करते हैं उनसे कम से कम आपको ये पता चलता है कि लोग किस तरह सोच रहे हैं, पब्लिक जो है वो क्या सोच रही है। फॉर एग्जांपल अब देखिए कि चाइना के ऊपर, हालांकि चाइना के साथ कितना प्रॉब्लम चल रहा है और अभी तक ऑन गोइंग है, अभी तक खत्म नहीं हुआ। चाइना के ऊपर 69% अप्रूवल रेटिंग है, डिस्पाइट लूजिंग टेरिटोरी, फेलिंग इन इंटेलिजेंस, taking out reports from the defense ministry. Despite all that, he is being approved by 69% of the people. 69% of the people are ignorant, they are intolerant, and they are majoritarian Hindutva forces. That is why that percentage comes up. अब 2024 में देखेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मोदी साहब ने कुछ नहीं कहा किया है, ये उसको गलत है, मगर जो ख्याल परस्ती इस पार्टी की है, वो ख्याल परस्ती हिंदुस्तान के लिए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के लिए, आपका हेडिंग है रीजनल सिचुएशन, हमारी जो इलाकाई सूरत हाल है उसके लिए ठीक नहीं है। कश्मीर के लिए तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है। आपके नाजरीन जानते हैं, 1 साल हुआ है, बाद में हम उसके बात करेंगे कि कश्मीर की सूरत हाल इस वक्त क्या है। तो मैं एक बहुत ही जिम्मेदारां आदमी के पर्सपेक्टिव से आपके नाजरीन के सामने सच्चाई पेश करना चाहता हूँ। बहुत बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन हिमांशु साहब देखिए, आपकी सच्चाई और आपकी सोच को हम सैल्यूट करते हैं, उसको मानते हैं, लेकिन साथ साथ देखिए मुझे एक चीज ने बिल्कुल हैरान करके रख दिया कि जो एक आंकड़ा है, जो एक जो स्टेटिस्टिक है,
वो ये है कि जो टॉप अचीवमेंट है मोदी साहब की वो कौन सी है। उसके ऊपर मेजॉरिटी ने ये कहा कि जो उन्होंने 370 और 35A को रिवोक किया है, ये उनकी टॉप उनकी अचीवमेंट है। और खास तौर पे देखिए, राम जन्म भूमि का जो वाकया हुआ, राम टेम्पल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन के भी मामले में लोगों की अप्रूवल रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन टॉप अचीवमेंट वो लोग कह रहे हैं कि जो कश्मीर में इन्होंने ये इसरा 370 का उड़ाया है, ये सबसे बड़ी अचीवमेंट है। बिल्कुल बेबुनियादी बात उठाई गई है, क्योंकि अगर हम कौमी सलामती या तदबीर की बात करें, नेशनल सिक्योरिटी एंड स्ट्रैटेजी, अगर हमारे मुल्क का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर इस वक्त इस इतने अंधेरे में चल रहा है, बिल्कुल अंधेर है कश्मीर, हर तरह से किसी भी पर्सपेक्टिव से देखें, और उस अंधेरे में और ही अंधेरा हुआ है पिछले 1 साल से। तो मैं देखता हूं कि ये परसेंटेजेस पे जाना, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूं, मैं जानता हूं इंडिया टुडे के जो एडिटर इन चीफ है सबको, मगर वो जो आपके सामने और मेरे सामने और आपके नाजरीन के सामने पेश कर रहे हैं आंकड़े, वो ठीक है, क्योंकि वो टेम्परेरी मूड ऑफ द नेशन है। ये बदलाव आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, बहुत पुराने जमाने में एथेंस और स्पार्टा दो मुल्क थे, बिल्कुल और बिल्कुल। वो हमेशा एक दूसरे पे गले लगते, गले पे एक तरह का छुरी मारते थे। कभी एथेंस बढ़ता था, कभी स्पार्टा जीतता था, मगर उस वक्त जो सेंटिमेंट होता था मुल्क में, वो मुल्क का सेंटिमेंट था कि जो भी सरकार में है उसके प्रो, उसके सहमति में। तो यही एक मौका हिंदुस्तान में भी है, मगर ये भी याद रखिए, आपने इतने आंकड़े दिए हैं इंडिया टुडे के, सिर्फ 37% लोगों ने इस सरकार को चुना है। ठीक बात। Yes, 63% have not voted for this. ये तो हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि 37% परसेंटेज में वोट गेन करके आप सरकार बनाते हैं। तो मेरे ख्याल में इसको सोच विचार से जो भी कंक्लूजन्स आपके नाजरीन ड्रॉ करना चाहते हैं, मैंने उन्हीं को इंडिया टुडे के आपने आंकड़े दिए, मैंने अपनी सोच विचार करके ठीक आपके ठीक सामने बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक दो 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 चीजों के ऊपर मैं आपकी राय चाहूंगा। दो जो स्टेटिस्टिक्स हैं वो ये हैं कि एक क्वेश्चन उनसे पूछा गया कि शुड इंडिया गो टू वॉर विद चाइना। इसमें 59% लोगों ने कहा जी कि यस, जाना चाहिए। फिर उन्होंने पूछा कि कैन इंडिया डिफीट चाइना, तो उसमें 72% लोगों ने कहा जी कि यस, वी कैन डिफीट चाइना। अब ये जो है सूरत हाल, इसमें लगता यूं है कि जैसे एक जिंगोइज्म जो है वो लोगों में पैदा हो चुका हुआ है, जो कि चाहते हैं कि इंडिया चाइना के साथ लड़ाई करे या इस लेवल पे जाए कि जहाँ पे वॉर जो है वो इंडिस्पेंसिबल हो जाए। तो ये तो आप समझते हैं कि ये पॉलिटी जो है उसके लिए ये कोई अच्छी बात नहीं है। हमने ये गुफ्तगू जब शुरुआत की थी, आप ऐसा लगता था कि आप हमारे खिलाफ बात कर रहे हैं, और इस 7-8 मिनट में जो बातचीत हुई है, आप हमारे पास ही पहुंच गए हैं। जैसे मैंने कहा था, अगर हमारा मुल्क इग्नोरेंट है, इंटॉलरेंट है, माइनॉरिटीज को बर्दाश्त नहीं कर सकता, अगर हमारे लोग ऐसी तरह के लोग हैं, वो कहते हैं कि आप चीन के खिलाफ एक जंग करिए और हिंदुस्तान जीतेगा, ये किस बेसिस पे है? कोई असेसमेंट है, कोई एनालिसिस है, कोई फोर्स टू फोर्स रेशियोज देखे हैं, किस इलाके में कैसा युद्ध होगा, क्या ये ऑल आउट वॉर होगा, क्या हमारी जोरी जो पुर्जे हैं न्यूक्लियर, क्या उनका इस्तेमाल होगा? तो ये लोगों को मालूम नहीं है, इसीलिए खुदा ताला को हम शुक्रगुजार करते हैं कि आप जैसे एंकर्स हैं जो एक रियलिज्म नाजरीन के सामने पेश कर रहे हैं। हम आपकी मदद कर रहे हैं कि नहीं, बड़ी हम नॉलेज। आपके नाजरीन के सामने रियलिज्म लगाएं। अगर जंग होगी भी, बड़ी लिमिटेड होगी, लोकलाइज्ड होगी, कारगिल जैसी जंग होगी जिसमें लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के इस पार ही जो कुछ फोर्स किया जाएगा, मेरे दृष्टिकोण से, मेरे पर्सपेक्टिव से। अब मोदी साहब क्या सोचते हैं मुझे मालूम नहीं है, मगर क्योंकि ना तो पाकिस्तान के लिए, ना तो हिंदुस्तान के लिए, ना तो चीन के लिए, ना तो सारे इलाके के लिए
एक जंग किसी के लिए एक दवा, जो दर्द है उस दर्द को दूर करने के लिए एक दवा हो सकती है, क्योंकि सिर्फ यही होगा कि जो गरीबी है वो और ज्यादा बढ़ेगी, और अगर प्रोग्रेसिव थॉट आगे बढ़ाना है उस पे और ही कमजोरियां आ जाएंगी। ठीक बात है। अच्छा, साथ साथ ही हमने ये भी जो मुख्तलिफ चीजें हमने देखी इसके पोल के अंदर, एक तो ये है कि जिस तरह आपने कहा ना कि सैंपलिंग के हवाले से 12,000 लोगों का ये सैंपल था, जो कि जाहिर है कि 130 करोड़ के मुल्क का अगर देखा जाए तो ये बहुत थोड़ा छोटा सैंपल है। हम देखते हैं कि जो बाकी मुल्कों में हम देखते हैं, फॉर एग्जांपल अगर यूएस में देखते हैं तो उनका सैंपल काफी बड़ा होता है, और ये टेलीफोन पे भी किया गया है। और एक और चीज जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो मुझे अभी तक इसमें से जवाब नहीं मिला, वो ये है कि क्या जिन लोगों से ये सवालात पूछे गए हैं, क्या वो बीजेपी के वोटर्स थे या नहीं थे? पिछले इलेक्शन में उन्होंने वोट किसको डाला था? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने आंसर किया है, मुझे लगता है कि उन्होंने सिर्फ बीजेपी के वोटर से ये सवालात पूछे हैं। नहीं, इसके बारे में हकीकत मुझे मालूम नहीं है, हम्म। ना तो इस रिपोर्ट में उन्होंने जी, उन्होंने इसकी नहीं कोई बताया। जिक्र की है हाँ, नहीं बताया उन्होंने। कि मगर मगर एक चीज जो एक बिल्कुल क्लियर है, जो मैं खुद भी जानता हूं, कि मूड जो है इस वक्त मोदी की पॉपुलैरिटी में कोई कमी नहीं आई है। अब कितनी फीसदी आप देंगे, कितनी फीसदी कम करेंगे, वो तो अपने अपने पर्सपेक्टिव्स की बात कर रहे हैं, मगर इसकी वजह ये भी है क्योंकि जो अपोजिशन हिंदुस्तान में है वो बिखरी हुई है। ठीक। तो मतलब फंडिंग जो है करंट पार्टी की, आपको जहाँ आंकड़े पब्लिक डोमेन में आए थे, कम से कम 10-12 गुना अपोजिशन से ज्यादा है। काफी जो फंडिंग होती है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, मैं भी नहीं जानता हूं कितनी फंडिंग है, मगर जैसे हमने 2014 और 2019 में, खासकर 2014 में जब मोदी साहब पहले आए, आपको आपके नाजरीन को हैरानी होगी कि जो आजकल के हम कैंपेन और मीडिया की टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, हर गांव में ऐसा लगता था कि एक गांव अमेरिका बन गया है। हम्म। आप जानते हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान इस इलाके में जो गांव होते हैं, क्योंकि या, पूरी तरह की जो कैंपेनिंग हुई वो टेक्नोलॉजी कैंपेनिंग थी। हम्म। तो जो एक आदमी है उस आदमी को एक तरीके से 10 गुना बढ़ा दिया है। तो वोट गए, ये तो कह रहे हैं कि जो गरीबी होती है मुल्कों में, वो दे वांट अ पर्सन ऑन अ व्हाइट चार्जर, हम्म। जिसके हाथ में तलवार हो, और वो कहते हैं अरे ये तो हमारी सब कॉन्टिनेंट की ट्रेडिशन है, उस रास्ते से ये आए। और ये अपनी जो कैंपेन, जो जैसे मैंने पहले दोहराना नहीं चाहता हूँ, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज है, जो उनको बोलने की अदा है, इज अ ग्रेट ऑरेटर फॉर हिज पार्टी, ही इज अ सिंगल पॉइंट विनर फॉर हिज पार्टी। आप मोदी के लिए 2 साल 3 साल उनको आप कनाडा छुट्टी के लिए भेजिए, और फिर आप बीजेपी को देखिए कहाँ जाता है। हम्म। तो उसमें कोई शक नहीं है, पॉपुलैरिटी है, उस पर मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे। तो फिर इस लिहाज से अगर देखा जाए, तो फिर तो जो फॉरेन पॉलिसी भी है वो भी पर्सनलाइज्ड है और मोदी सेंट्रिक है, क्योंकि जो मोदी साहब कहते हैं वही पॉलिसी है, जो मोदी साहब नहीं कहते हैं वो पॉलिसी नहीं है। तो इसका मतलब है कि फॉरेन पॉलिसी भी पर्सनलाइज्ड है और मोदी सेंट्रिक है। डू यू एग्री विद इट? नॉट एंटायरली। हम्म। जो कुछ भी यहाँ पे पॉलिसीज बनती हैं, वो सिक्योरिटी की हों या फॉरेन पॉलिसी के हों, हम्म। उस पे कुछ कुछ एक फाउंडेशनल जो क्लैरिटी है वो अक्रॉस द पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम, इसमें कोई शक नहीं है। हाँ, ठीक। मोदी साहब ने एक जो कदम उठाया है, जिससे मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं, कि फॉरेन पॉलिसी में पहले टारगेटिंग हुई है पाकिस्तान की। हम्म। मेरे पर्सपेक्टिव में लगता है कि उनको कोशिश करनी थी, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि कोशिश की उन्होंने, हम्म। कुछ इस पे पाकिस्तान की भी गलती रही है, क्योंकि अगर वो नवाज शरीफ के रायबंद में जाते हैं, उनकी ग्रैंड डॉटर का बर्थडे है, नवाज शरीफ का बर्थडे है, उनकी ग्रैंड डॉटर की वेडिंग है, तो उस मौके पे बिना बुलाए वो पहुंचे हैं, एक नया सा एक सेंटिमेंट, और इतनी उम्मीद बड़ी, मैं क्या कहूँ आपसे, हम्म। सारे हिंदुस्तान में एक ड्रामेटिक इफेक्ट हुआ कि हम्म। देखिए हम हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो हैं वो कुछ इम्प्रूव करने का हम्म। इम्कान रखते हैं।
मगर उसके बाद एक हफ्ता भी नहीं हुआ, पठानकोट हुआ है। तो उसके बाद रुका नहीं। आपको याद होगा, आपके नाज़रीन को याद होगा, पहली बार हिंदुस्तान में आईएसआई के एक नुमाइंदे को पठानकोट एयरबेस पे लाया गया। और ये एक एक तरीके की रीअश्योरेंस दी गई हिंदुस्तान को पाकिस्तान की तरफ से, हम इसकी पूरी जानकारी करेंगे, इंक्वायरी करेंगे। और आपको आज तक पठानकोट 2 जनवरी 16 पे हुआ, आज अगस्त 10 है 2020। और उसके बीच में जो कुछ भी हुआ, मैं कहना क्या चाहता हूँ, कहना ये चाहता हूँ कि जो इनकी फॉरेन पॉलिसी है चीन के खिलाफ, पर्सनलाइज रही। 18 मीटिंग्स की है शी जिनपिंग से, बस। कभी वहां आपको याद होगा, आपके नाजरीन को वो झूले में अहमदाबाद साबरमती दरिया के किनारे घूम रहे थे, झूम 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 के नाचो हा, वो चलता था। और उसी वक्त शुमार में इंट्रूजन हुई जो आजकल हो रही। और उसके बाद हम पब्लिक डोमेन में ये कहा गया कि ये तनाव था, टेंशन था पीपल्स लिबरेशन आर्मी और शी जिनपिंग की चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का। तो ये शायद इसकी ये वजह हो सकती है। उसके बाद ममलापुरम में ले गए। उसके बाद वुहान स्पिरिट आया। क्या वुहान स्पिरिट में ऐसे हादसे होंगे नहीं, क्योंकि हमारी स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन टॉप लेवल पॉलिटिकल लीडरशिप से आर्म्ड फोर्सेस को दी जाएगी, ताकि चुमार या डेप्सांग या ऐसे जो हादसे हुए हैं, इवन डोकलाम का भी। डोकलम भी 2017 में। मगर हुआ क्या, डोकलम में हमने तो सेलिब्रेट किया, यही मीडिया जिसकी आप बात कि डोकलम को इन्होंने संभाल लिया, काम तो खत्म हो गया। क्या संभाला? डोकलम में चीनी अभी भी बैठे हुए मौजूद, 2 उन्होंने लाख आदमी बैठे हुए। जी हाँ। तो आप, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। तो मेरे ख्याल में अमेरिका के साथ बहुत ही करीब गए। उससे भी चीन को थोड़ा सा मतलब एक महसूस हुआ कि उनको कंटेन किया जा रहा है, उनको एक तरीके से टारगेट किया जा रहा है। उसके हम इंडो पैसिफिक में गए। मगर अब जो हुआ है, ये आपको नाजरीन को कहने की बहुत ही जरूरत रखता है। वो ये है कि इस बार जो हुआ है, ये चीन की सबसे बड़ी गलती रही, सबसे बड़ी गलती। क्योंकि कुछ लोग इस एस्टेब्लिशमेंट में थे, वो कह रहे थे कि हमें बैलेंसिंग स्ट्रेटजी रखनी है। कुछ लोगों ने कहा कि हम लीडिंग पावर अगर बनना है। हमारे वजीर खारजा जयशंकर साहब ने खुद ही कहा था जब वो फॉरेन सेक्रेटरी थे कि हम लीडिंग पावर हैं, हम किसी के साथ मिलेंगे नहीं। और इस पे उम्मीद थी चीन को कि हिंदुस्तान जो है उनके खिलाफ सारे विश्व में, सारी दुनिया में ऐसी कार्रवाई नहीं करेगा जो चीन के हित में नहीं है, चीन के नेशनल इंटरेस्ट में नहीं है। मगर ये जो अब हुआ है, अब इसकी वजह क्या है उसके लिए तो एक अलग सा एक सेशन करना पड़ेगा। मगर ये इसमें कोई शक नहीं है कि ये चीन की सबसे बड़ी गलती है। इसके दो चीजें, जो कुछ भी हो, अगर एक रेस्ट्रेन, जिसे हम हिंदी में सीमित जंग हो, वेरी कंट्रोल्ड रेस्ट्रेन, कारगिल जैसी जब हमने लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार कोई कार्रवाई, जंगी कार्रवाई नहीं की, अपनी ही साइड पे की, ताकि जो कुछ भी हुआ था, जिसकी जो कुछ भी वजह थी, वो वापस चले जाएं। तो ऐसा ही हमारे, क्योंकि यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल, एक्चुअल कंट्रोल जो है, आपको नाजरीन को मालूम है, मैं दोहराना चाहता हूँ। एक तो हमारा परसेप्शन है कि ये लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ है, दूसरा तो चीनियों का पर्सपेक्टिव है लाइन ऑफ कंट्रोल यहाँ है। तो इन दो लाइनों में जो बीच में एक बफर था, वहां पे दोनों साइडें पेट्रोलिंग कर। इस वक्त क्या हुआ है कि चीन ने भारत की फौजों को पेट्रोलिंग करने से रोका हुआ है, और वो इस कंट्रोल के इस पार आए हैं। तो अब जब तक उम्मीद है कि ये शायद नेगोशिएशन से या इंटरवेंशन कल से, मीटिंग हुई है ना, कल मेजर जनरल लेवल पे मीटिंग हुई है जी। नहीं नहीं, वो आपको मेजर जनरल लेवल के, अगर आप लेफ्टिनेंट जनरल लेवल पे काम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, तो आप जानते हैं रैंक स्ट्रक्चर दोनों मुल्कों में। तो अगर लेफ्टिनेंट जनरल नहीं संभाल पाए तो मेजर जनरल कैसे संभालेंगे? कैसे ये संभालेंगे? ये ये जब तक
ये मामला टॉप पॉलिटिकल लेवल पे डिस्कस नहीं होगा जब तक चीन ये नहीं मानेगा कि उन्होंने गलती की है और अप्रैल की पोजीशन पे वापस जाएं। और आपके नाजरीन ये भी जानते हैं कि सारी दुनिया हिंदुस्तान के साथ है, सारी दुनिया ओपनली। और मैं दाद देता हूं पाकिस्तान की सरकार ने, जो कुछ भी वो बातें करते हैं अलग बात है, वो तो डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसीज को हाँ, बहकाना या अपने साथ ले आना अलग बात है। मगर हमारे जनरल साहब जो कश्मीर में श्रीनगर में 15 कोर के हेड हैं, उन्होंने खुद ही कहा है, जनरल साहब जो कोर कमांडर हैं, वो कहते हैं कोई एस्केलेशन नहीं हुई है पाकिस्तान की तरफ से। ठीक। हमारी सरकार की जो इंटीरियर मिनिस्ट्री है, उन्होंने कहा है कि इन्फिल्ट्रेशन लेवल पिछले 1 साल से कम हुई। ये हमारी सरकार कह रही है। तो हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी एक जिम्मेदाराना एक तरीके का बर्ताव रहा है। और इसकी वजह ये भी हो सकती है शायद मोहम्मद बुल सुल्तान या जैसे हम कहते हैं यूएई के जो हैं MPZ, आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा जी हूँ, जी जी जी, या मोहम्मद बिन अमेरिका या अमेरिका हो, या जो कोई भी थोड़ा सा टेंशन थोड़ा कम करना चाहिए, तो दोनों मुल्कों के लिए ठीक है। मगर जब अच्छा। तक कि वापस अप्रैल नहीं जाएंगे, तब तक मोदी साहब के लिए कोई ऑप्शन है नहीं। अच्छा, या तो मोदी साहब का जिक्र करते हुए आपने थोड़ी देर पहले ये फरमाया था कि मोदी साहब जो है बड़े अच्छे ऑडिटर हैं, बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को मैनेजमेंट करते हैं। खास तौर पे मैंने ये जो महसूस किया वो ये है कि जो परसेप्शन मैनेजमेंट है उसमें मोदी साहब का कोई सानी नहीं है। मोदी साहब जो हैं, अगर उनको मिस इन्फॉर्मेशन देनी पड़े, डिस इन्फॉर्मेशन करनी पड़े, हेडलाइन मैनेजमेंट मीडिया में करनी पड़े, या कोई खास इवेंट हो, जिस तरह वो उधर गए थे लद्दाख में, तो उसको बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया। हालांकि देखें कि वो बहुत ज्यादा कोई एजुकेटेड उस तरह के वो नहीं है, जिस तरह के लोग आजकल हम देखते हैं कि जी उन्होंने पढ़ी भी हो, PhDs की भी हो, लेकिन परसेप्शन मैनेजमेंट में उनका कोई सानी नहीं है। ये कैसे करते हैं? ये आपने कभी रीड किया उनको इस तरह? नहीं, ये इसके लिए तो आपको एक टॉप लेवल साइकोलॉजिस्ट की जरूरत होगी। मैं तो साइकोलॉजिस्ट हूँ नहीं, हम्म, मगर जैसे मैंने आपके नाजरीन के सामने पेश किया है, जो पर्सोना है मोदी साहब का, जो कुछ भी वो कहते हैं सोच समझ के कहते करते हैं। और वो कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी में इनकम्परेबल है, कोई भी नहीं होता। अभी सारी दुनिया में मैंने आज तक कोई लीडर नहीं देखा है जो ऐसे लीडर, जैसे खुद ही आपने कहा है कि अगर झूठ भी बोलना है, इतने इतने कन्विक्शन के साथ बोलते हैं कि उन्होंने बोला है कि चीन से कोई कोई इंट्रूजन नहीं हुआ है, किसी पोस्ट पे ऑक्यूपाई नहीं किया है। और अगले दिन 24 घंटे के बाद, मगर जो 24 घंटे के बाद बात हुई है वो दोहराई नहीं गई। इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा है कि अगर आपके पास गोदी मीडिया है, आपके पास जुडिशरी है, वो थोड़ा झिझक जाती है कि कौन सी जजमेंट कैसे होनी चाहिए। हाँ, अब 1 साल से पिटिशन 31 या 32 पिटिशन हमारी सुप्रीम कोर्ट के सामने है, हाँ, और वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल का मॉन्यूमेंटल एक डिसीजन है, जो absolutely, हमारी फंडामेंटल फेडरलिज्म पे एक तरीके का एक चोट पहुंचा सकता है। वो ये है कि फेडरलिज्म कायम रहेगा कि या नहीं रहेगा। क्या हाँ, सेंटर से प्रोक्लेमेशन आएंगे और बिना किसी से पूछे जमहूरियत में एक स्टेट के नुमाइंदों से बातचीत नहीं हुई है, कंसल्टेशन नहीं है, और उनके सामने आप कहते हैं ये आपका फ्यूचर है, आप करिए क्या करना हाँ। है। तो इसमें थोड़ा सा मुझे जरा ये बताइएगा कि जिस तरीके से भी आपने मोदी का जो मीडिया मैनेजमेंट है उस हवाले से भी देखें, तो इसका क्या हम ये समझ सकते हैं कि जो इंडियन मीडिया किसी जमाने में जो जिसकी हम मिसालें दिया करते थे, आज वो मीडिया जो है वो ज़वाल पजीर है। वहाँ पे जो इंडिपेंडेंस ऑफ जर्नलिज्म है वो एट स्टेक है, और वहाँ पे उस तरह बात नहीं हो पाती इंडिपेंडेंटली जिस तरह पहले किसी जमाने में हुआ करती थी। ये इसरार साहब, ये हमने सारे विश्व में, सारी दुनिया में देखा है, जब भी मेजॉरिटेरियन फोर्सेस आए हैं,
एर्डोगन आए हैं टर्की में। आपको याद होगा प्रोग्रेसिवली जो टर्किश मीडिया है वो फुल्ली सपोर्ट करते आए हैं एर्डोगन के साथ। आप ब्राजील में जाइए, ब्राजील भी एक जमहूरी मुल्क है पाकिस्तान हिंदुस्तान की तरह या कनाडा की तरह। बोल्सोनारो के खिलाफ एक लफ्ज भी नहीं बोला गया। स्ट्रॉन्ग आप मैन। यूरोप में देखिए, मतलब जब भी ऐसे मेजॉरिटेरियन फोर्सेस, एक्सट्रीम राइट विंग फोर्सेस मतलब सरकार में आते हैं, तो बाकी जो इंस्टीट्यूशनल है, इस हमारी इस वक्त सबसे बड़ी बदकिस्मती है कि हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस बहुत कमजोर हुए हैं। वो सुप्रीम कोर्ट हो, ये ब्यूरोक्रेसी हो, ये मीडिया हो, सारे के सारे मतलब एक एक तरीके का खौफ भी मौजूद है। क्योंकि अगर आप सरकार के खिलाफ कोई भी बातचीत करेंगे, लिखित करेंगे, आप जानते हैं, आप मैं दोहराना नहीं चाहता हूँ, कितने बड़े बड़े सिविल सोसाइटी के मेंबर्स जेल्स में पड़े हुए हैं क्योंकि उन्होंने क्रिटिसाइज किया है इस सरकार के कुछ एक्शंस का। तो आप खुद ही जानते हैं, जमहूरियत में कम से कम 10,000 कश्मीर के लोग जेलों में गए 4 अगस्त और 3 अगस्त पिछले साल। क्यों? अगर जमहूरियत है तो बोलने दीजिए लोगों को। उसके साथ डिसेंट के बाद एक दूसरा कदम आता है जिसे कहते हैं एजिटेशनल अप्रोच या प्रोटेस्टल अप्रोच या पत्थरबाजी। तो इस माहौल को मद्देनजर रखते हुए सरकार में ही एक तरीके का खौफ पैदा होता है। तो इस खौफ को दूर करने के लिए और फौजें भेजी जाती हैं और फौजें भेजी जाती हैं। उससे जो एलियनेशन है, उससे जो नफरत का एक माहौल है और बढ़ता है। तो बदकिस्मती ये है कि जब मेजॉरिटेरियन फोर्सेस आते हैं वो कॉन्सिक्वेंसेस को कभी नहीं सोचते। ठीक बात। पिछले 70 साल से हमारे जो राइट विंग फोर्सेस थे उनका सिंगल पॉइंट एजेंडा था कि हम 370 हटाएंगे। 370 हमारे आईन में, एक जब आईन गारंटी बना, गारंटी था। बाद में नहीं बना, जब आईन बना, जब आईन फाइनलाइज हुआ, जब रिपब्लिक ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 पे बनी, उस वक्त उस आईन में 370 मौजूद था। ये बाद में ऐड नहीं हुआ है जो प्रोपेगेंडा किया जाता है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से। हाँ, 35A एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से हुआ है, उसकी भी अलग अलग वजह हैं, हम बता सकते हैं अगली बार। मगर मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेजॉरिटेरियन फोर्सेस की सबसे बड़ी ताकत ये है, जिस वक्त भी वो पॉपुलर रहते हैं उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। मगर उसकी वल्नरेबिलिटी है जब वो पॉपुलैरिटी वेन हो जाती है फिर पता तो चला। वो बिल्कुल वेपराइज हो जाते हैं। 5 सही बात। साल के बाद अब मैं आपके साथ पता नहीं मैं जिंदा रहूंगा कि नहीं रहूंगा, अल्लाह फिर करेगा आपके इंशाल्लाह। साथ गुफ्तगू करेंगे, फिर हम इसी बीजेपी की हम बात करेंगे ये कहाँ पहुंचा है। कहाँ पहुंचाई। अच्छा ये बताइए कि कश्मीर में हमने सुना कि नए गवर्नर साहब को भेजा गया है और सुना है कि वो भी बीजेपी के आदमी हैं। कुछ लोग तो कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं कि जी चलें एक पॉलिटिशियन जाके वहां पे लोगों से कम एक उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होगी, लोगों से बात करेंगे। डू यू एक्सपेक्ट सम चेंज जब वो जाएंगे वहां पे? नहीं, देखिए, कश्मीर का बदलाव एक गवर्नर नहीं ला सकते हैं। वो जनरल हो या नौकरशाह हो या एक पॉलिटिशियन हो, क्योंकि कश्मीर की बुनियादी मुश्किलात जो हैं, जब तक आपकी सरकार, हमारी सरकार, आपकी सरकार को मैं क्या कह सकता हूँ, हिंदुस्तान की सरकार जब तक वो मुश्किलातों को एड्रेस नहीं करती, तब तक कश्मीर का अंधेरा, अंधा युग ये कायम रहेगा। ये कायम इसलिए रहेगा क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, मुझे 2 मिनट दे दीजिएगा। मेरे जी ख्याल जी। में आपकी नाजरीन को हिस्ट्री की भी बहुत ही जरूरत है। वो तारीख की क्या मुद्दे हैं कि अ, ये जो मुश्किल आई है कश्मीर में, ये 53 से शुरू हुई जब शेख अब्दुल्ला को अरेस्ट किया गया। ठीक। उस वक्त फिर एक तरीके की पपेटाइज हुए हैं रेजिम्स, पपेट्स।
जिसको आपने चीफ मिनिस्टर बनाना है, या उस वक्त तो वजीर आजम होता था जम्मू कश्मीर, तो आप बना दीजिएगा। उसके साथ इलेक्शंस की रिगिंग रही, जो जमहूरियत सारे हिंदुस्तान में थी, कश्मीर में कभी मौजूद नहीं रही। तो उससे जब आप इलेक्शन रिग करते हैं, जो कुछ भी सरकार को, जैसे मैं कहता हूँ कॉन्स्टिट्यूशनल असॉल्ट, तो उसी वक्त हुआ था। ये 5 अगस्त लास्ट ईयर नहीं हुआ, ये तो फिनाले था उस असॉल्ट का। ये असॉल्ट क्या रहा कि अगर आपका 370 कहता है कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स और कम्युनिकेशंस के सिवा बाकी सब कुछ सरकार कश्मीर, जम्मू कश्मीर की इलेक्टेड सरकार के सामने होगा और वही इसका फैसला करेंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो उस वक्त से जब ये अरेस्ट हुए हैं, पपेटाइज रजीम्स ने सूरत हाल मैनेज की है। और फिर एक वक्त आया कि कश्मीरियों ने कहा कि जब 1987 के इलेक्शन हुए, मैं अभी भी आप इसमें में कोई शक नहीं है, दो राय नहीं है कि अगर वो इलेक्शन फ्री, फेयर और इम्पार्शल होते, ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट को 10-11 सीटें मिलती 87 सीटों। कुछ नहीं होता, नेशनल कॉन्फ्रेंस फिर भी जीत सरकार जाती। बनाती। मगर यही कहते हैं, ऐसे भी हालात हैं तारीख की मंजर में, लम्हों ने खता की, सदियों ने सता नहीं हुआ है। आप क्या एक बात। इलेक्शन में करते हैं और अगले 30 साल सारी वादी में तशद्दुद फैलाते हैं। ओहो। तो ये गलती तब से हुई है। तो अब जो इस वक्त की जो बात आप उठा रहे हैं, क्या मनोज सिन्हा जादूगर हैं मोदी की तरह? हाँ, इस पे शक नहीं है, वो आउटरीच में बड़ा स्पेशलिस्ट हैं, बहुत ही संजीदा तरीके के पॉलिटिशियन हैं। मगर जो उनके सामने वहां पे एक दीवार है, एलियनेशन की दीवार, नफरत की दीवार, और पेन एंड ग्रीफ एंड क्या बताएं, मैं तो अब मैं आई गेट शॉर्ट ऑफ वर्ड्स टू एक्सप्रेस। और ये भी कहा जाता है कि, अब ये दिलचस्प बात है, वो ये है कि आपने 5 अगस्त पिछले साल हिंदुस्तान की सरकार ने क्या किया और क्या क्या स्टेटमेंट्स आई कि जो वहां पे मेन स्ट्रीम मुख्य धारा की पॉलिटिकल लीडरशिप है, वो बस अपनी ही सोच कर रहे हैं, डायनास्ट हैं, और उन्हें कश्मीरियों के बारे में कोई परवाह नहीं। ठीक है, तो ये तो आप किसी भी स्टेट का, हिंदुस्तान का हो या पाकिस्तान को, ये तो आज का ऐसा ही माहौल ही है पॉलिटिशियंस ऐसा ही। का। मगर मगर बात ये है कि अगर आप पॉलिटिकल, राजनीतिक या सियासी वैक्यूम पैदा करते हैं, अंग्रेजी में कहा जाता है नेचर हेट्स वैक्यूम। और अगर अगर सियासी वैक्यूम हो, तो आप वो स्पेस जो है, पॉलिटिकल स्पेस, वो किसके लिए तैयार कर रहे हैं? रेडिकलाइज्ड एलिमेंट्स की, आईसिस जैसे एलिमेंट्स की। क्योंकि अगर आप मेन स्ट्रीम में नहीं हैं, कश्मीर में आप जानते हैं, जैसे पाकिस्तान में मेन स्ट्रीम पार्टीज हैं, पाकिस्तान में अभी आज तक कोई एक्सट्रीमिस्ट रिलीजियस पार्टी सरकार में नहीं आई है। नहीं आज। तो अगर अगर आप सोच रहे हैं कि मनोज सिन्हा साहब जाएंगे और पॉलिटिकल प्रोसेस की री इंजीनियरिंग करेंगे, कि ताकि जो सरपंच हैं, पंच हैं, उनको एनकरेज किया जाए कि वो रिप्लेस करें मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स की, ये भी वैसे ही मैंने पहले कहा था, इसे बिहार एक हमारा एक स्टेट है, मुंगेरी लाल के सपने कहते हैं, कि मुंगेरी लाल सोचता रहता है कि वो बादशाह बन गया। तो ये इनको लगता है कि ये कश्मीर संभल जाएगा, नहीं संभलेगा। कश्मीर के बारे में आपके आपके पाकिस्तानी दोस्त, मेरे भी इतने पाकिस्तानी दोस्त हैं, कहना चाहता हूँ, अगर हम रियलिटी देखें, अगर हम, जैसे हम हिंदी में भविष्य कहते हैं, फ्यूचर, अगर आप इस, आपका हेडिंग जो है वो रीजनल फ्रेमवर्क है, अगर रीजनल फ्रेमवर्क में बेअमनी को हटाना चाहते हैं, अमन के रास्ते पे चलना चाहते हैं, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। आप सिर्फ सदर मुशर्रफ के पास जाइए और हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री वजीर आजम वाजपेयी के पास जाइए। हमारी तरफ से वाजपेयी ने जो कुछ भी किया, वो मनमोहन सिंह उनको उन्होंने आगे बढ़ाया। वो है 4 पॉइंट टेरिटोरियल
सोल्यूशन टू कश्मीर कभी नहीं होगा। आप इसको आप अपने घर में दीवार में लिख दीजिएगा कि ये कभी नहीं होगा, क्योंकि उस टेरिटोरियल हल एक मसले के लिए उस मसले को और ही आग लगा देगा। हाँ, ये कर सकते हैं। अगर 73 साल का एक स्टेटस को है, जो पाकिस्तान के पास कश्मीर है और जो हिंदुस्तान के पास कश्मीर है, उन दोनों मुल्क सोसाइटीज को एक दूसरे से मिलवा दीजिएगा। कल्चरल अंडरस्टैंडिंग, रिलीजियस टूरिज्म, फॉरेस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज और कॉन्स्टिट्यूएंट जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं दोनों साइडों में, उनमें कुछ नुमाइंदे मिलजुल के फैसले कर सकते हैं, जो कुछ भी हो कश्मीर, दोनों साइडों की कश्मीर का। यही एक तरीका है। हाँ, वहां पिछली बार क्यों अकड़े हम, क्योंकि मैं उसमें ट्रैक 2 में मौजूद था सारे अच्छा। साल 2002 से 2007-8 तक, अभी भी हूँ उस ट्रैक 2 में। वो जो क्योंकि मनमोहन क्या सिंह होता साहब है, वगैरह ने और मुशर्रफ साहब ने शुरू किया था। जी जी, मुशर्रफ साहब ने भाजपा के साथ शुरू किया था 2003 में, और जी उसपे फिर बैक चैनल्स भी लगी थी। हाँ, तारिक हाँ। अजीज जी बिल्कुल बिल्कुल उस वक्त बिल्कुल। मुशर्रफ के रिप्रेजेंटेटिव थे, सत्ती हाँ, लांबा हमारी तरफ से, लांबा उसके जी, हाँ। बाद खान साहब आए, तारिक अजीज को रिप्लेस किया, हमारी तरफ से लांबा साहब चलते रहे। हाँ। ऐसे ही अगर एक तरीके की बैक चैनल अब भी शुरू करें, जितना भी आपके पास एक दूसरे के लिए नफरत है रखिए, हम नहीं कह रहे हैं एक दिन में हटेगी, मगर कम से कम बैक चैनल से एक थॉइंग प्रोसेस होगा, हम्म, फिर हो सकता। मेरे ख्याल में अगर आप बैन अवी दबाव डालें, आप भाई और मुशर्रफ और मनमोहन सिंह मुशर्रफ के रास्ते पे चलें, 4 पॉइंट फॉर्मूला को अब इसको आप 9 पॉइंट फॉर्मूला बना दीजिएगा, क्योंकि तब से हम्म, 17 साल गुजरे हैं, और आज हाँ, की कंटेम्प्रेरी रियलिटी को उसमें लाएं। मगर जो कुछ भी कश्मीर का हल है, वो सिर्फ वो 4 पॉइंट एजेंडा है, उसी में हम एक तरीके का अमन का रास्ता देख सकते हैं। जहां हम्म, तक मेरी जानकारी है, मैं कश्मीर इतनी बार जाता हूँ, कश्मीरी भी अभी इतने तंग आए हुए हैं, इतने तंग थके थक चुके हैं, थक चुके हैं। वो भी चाहते हैं कि कम से कम हम्म, अमन आए। हमारे बच्चे जो हैं वो सड़कों पे पत्थर लेके नहीं हम्म, जाएं, स्कूल जाएं, हम्म, अपने हाथों में कंप्यूटर हो, एक नॉलेज हम्म, सोसाइटी में हो। पाकिस्तान की तरफ से भी वैसा ही है। तो मेरे ख्याल में वही एक रास्ता है। आपके नाजरीन इसको सपोर्ट दें, तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ही नहीं, मगर मरकजी सरकार हिंदुस्तान और कश्मीर के अवाम के बीच में जो समझौता हो सकता है, वही एक रास्ता बन सकता अल्लाह करे कि कोई ना कोई रास्ता निकल सके। मास्टर साहब, एक तो आखिर में मुझे सिर्फ ये बताएं कि आपको पता है पिछले दिनों में, इसी हफ्ते में, पाकिस्तान और सऊदी अरब के जो ताल्लुकात हैं उनमें एक थोड़ा सा हमने देखा कि टिफ सी आई है, और स्टेटमेंट्स वगैरह का भी एक्सचेंज हुआ है, जिसमें लगता ये था कि जैसे टेंशन एक आ गई है। इंडिया में आप बैठे हुए हैं, आप कैसे सोच रहे हैं इसको कि पाकिस्तान सऊदी अरेबिया के रिलेशनशिप में कोई सर्द मेहरी नजर आ रही है आपको, कुछ गड़बड़ होती हुई नजर आ रही है आपको? है। नहीं, नहीं, मैं नहीं देखता हूँ। मैं समझा दूंगा, मैं कोशिश करूंगा कि अपने जो ख्यालात हैं आपके हम्म, नाजरीन के सामने पेश करूं। हम्म, पहले तो पाकिस्तान के दो सबसे अहम इम्पल्सेस जो हैं, वो पाकिस्तान की जी, ज्योग्राफी और पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी। हम्म, जहां पाकिस्तान लोकेटेड है, वहां आप देखें कि पाकिस्तान की जो भी सरकार हो, हम्म, उनकी जो जियोपॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है, वो रीजनल होनी चाहिए, हम्म, और होती आ रही है। हाँ, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे अहम बात जो है, वो उनकी जो लोकेशन है, और अगर सरकार उस लोकेशन को स्ट्रैटेजाइज करे, तो उनको मरकजी एशिया, उनको मगरबी एशिया और जनूबी एशिया, इन तीनों मुल्कों को देखना है। सब कॉम्प्लेक्स मुल्क है। हाँ, आपने सऊदी अरेबिया की बात की, देखिए इसलिए पाकिस्तान को एक तरह से सऊदी अरब को अपने साथ रखना है। हम्म, सऊदी अरब से बहुत बहुत तरीके की मदद मिली है पाकिस्तान को, दोहराने की जरूरत
नहीं है, वो ठीक। एड हो, वो इकोनॉमिक असिस्टेंस हो, वो ऑयल हो। लोअर प्राइसेस फॉर ऑयल हो, और उसके मतलब रेसिप्रोसिटी में सऊदी अरेबिया की जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान किस रास्ते पे चले, उस पर काफी अहमियत रही है। तो मैं नहीं समझता हूं अगर ऐसे जियोपॉलिटिकल माहौल में जहां आप अफगानिस्तान को ला सकते हैं। मैं आपके नाजरीन को याद कराना चाहता हूं, जब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार थी जी। 1996 से 2001 तक, सिर्फ 3 मुल्क थे जिन्होंने उस सरकार को रिकग्नाइज किया था, पाकिस्तान, यूएई और सऊदी सऊदी अरब और यूएई। अरब। अब कहाँ हैं आप कह रहे हैं टेंशन है पाकिस्तान और सऊदी अरब का। तीसरी बात जो है, इसी जियो स्ट्रेटेजिक अगर माहौल से देखा जाए, पाकिस्तान को ईरान के साथ भी जो उनके रिश्ते हैं उनको बरकरार रखना है। तो हाँ। पाकिस्तान हमेशा एक बैलेंस्ड अप्रोच रखता आया है। पाकिस्तान ने सऊदी अरब में अपनी फौज नहीं भेजी, जो सऊदी अरब की रिक्वेस्ट थी कि आप यमन में हम आपकी फौज से वहां पे एक तरीके की सऊदी अरेबियन हाँ। इंटरेस्ट हाँ। से बनाए। तो पाकिस्तान जानता था कि इसका जो इम्पैक्ट होगा वो पाकिस्तान और ईरान के रिश्ते, ठीक और बात। पाकिस्तान में भी आप जानते हैं शिया एक 15-20% आबादी है। मौजूद है। तो मुझे लगता है हाँ, ये 3 अरब डॉलर एड गई थी पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने बोला कि वापस कीजिएगा। 1 अरब डॉलर सुना है कि वापस किया वापस गया है, और बाकी 2 अरब डॉलर को। मगर इस पे एक और बात है, मैंने अभी आप ही ने कहा था हिंदुस्तान में बैठ के आप कैसे देखते हैं। हिंदुस्तान में बैठ के मैं ऐसे देखता हूँ कि हिंदुस्तान की वेस्ट एशिया पॉलिसी बहुत ही सक्सेसफुल रही। आज की बात नहीं है, कितनी दशकों की बात है, क्योंकि हम भी पाकिस्तान की तरह बड़े बैलेंस तरीके से सऊदी अरब और ईरान के रिश्ते हैं उनको बैलेंस रखते हैं। और जब तीसरा एक्टर जो आया है, जो इजराइल है, खासकर सऊदी अरब की अब मदद कर रहा है और ईरान को निशाना बनाया है, तो वो भी हमने बड़ी बड़ी पहला तरीके से निभाया है। और इस पे ये भी तीसरी बात जो इसमें अहमियत रखती है, ये आपके नाजरीन को जानने की बहुत जरूरत है कि जी। तुर्की जो है वो एक और एक्टर है बहुत। जो 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 बहुत अहमियत रखता है, खासकर जब के एर्डोगन आया है, हाँ। क्योंकि एर्डोगन समझता है कि तुर्की को जैसे पहले अतातुर्क के वक्त तक एक इम्पोर्टेंस होनी चाहिए इस इलाके में। हाँ। उधर एक तो डेजर्ट इस्लाम कहा जाता है, दूसरा जो मानसून इस्लाम कहा जाता है। वो मानसून इस्लाम जो है वो हिंदुस्तान भी है, पाकिस्तान भी एक तरफ से है, और हमारे जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन्स हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। हाँ। तो हाँ। मलेशिया ने, आपको याद होगा कि वो अपनी एक तरीके की अलग तरीके की लीडरशिप बनाना चाहता है कि सऊदी अरब ही क्यों, हम इसमें कोई शक नहीं है, पवित्र जगह हैं जो मक्का मदीना है वो सऊदी अरब में है, मगर वो कह रहे हैं कि वो इस्लामिक वर्ल्ड को कैसे लीड करेगा। तो हाँ। मलेशिया भी है। तो आपको याद होगा कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन की जो जी। मीटिंग पाकिस्तान ने बुलाई थी, वो भी एक टेंशन पॉइंट है। आपने हाँ। कहा कि क्या टेंशन पॉइंट है, कि आपने कश्मीर के बारे में कुछ कहा नहीं, किया नहीं हाँ। है। हाँ। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि अच्छा हम मीटिंग बुलाएंगे मिनिस्टर्स की कुआलालंपुर में। हाँ। हाँ। और बाद में उनको, क्योंकि यही मैं कह रहा था, क्योंकि सऊदी अरब इतनी अहमियत रखता है पाकिस्तान में, तो वो नाराज नहीं कर सकते, हाँ। और वो निकल आए, वो गए नहीं वहां कुआलालंपुर। हाँ, नहीं तो गए। क्योंकि ईरान था, उस पे मौजूद था ईरान। तो मैं समझता हूँ कि मैं तो बहुत बातें की इस बारे में, मगर समझाने की जरूरत थी कि मैं क्या सोच रखता हूँ, और हिंदुस्तानी के नजरिए से कि ये इस एरिया में जो अभी मगरबी एशिया है, काफी एक तरह की टर्बुलेंस देखेगा कुछ दशकों में। एक अच्छा। तो ऑयल फैक्टर इन द स्ट्रेटजी ऑफ दीज कंट्रीज विल रिड्यूस प्रोग्रेसिव, जी। क्योंकि जी। ऑल्टरनेटिव एनर्जीज आते हैं। हम्म। और उसमें सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात का भारत के साथ जो मिलना जुलना
बहुत ही अहमियत रखता है, क्यों हम्म, वो दोनों मुल्क जानते हैं कि हाँ, अभी टेम्परेरी कुछ मुश्किलें आई हैं, मगर आप अगर 2050 की बात करें, 3 ही मुल्क होंगे सारे दुनिया में। हम्म, एक तो चीन होगा, हम्म, अमेरिका होगा और हिंदुस्तान। हम्म, बड़े लिमिटेड ग्रोथ रेट से देखें, जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी की तरक्की हो, जो प्रोग्रेसिव फोर्सेस, मैं इस वक्त की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जब बदलाव होगा, इंटरनल कोहेरेंस बढ़ जाएगी, इम्प्रूव हो जाएगी, एक्सटर्नैलिटीज हमारी जो हैं उनको और पुश किया जाएगा, मगर जो फंडामेंटल ढांचा है हिंदुस्तान का, एक हम्म, सेक्युलर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क है, उससे सारे दुनिया को बहुत फायदा हो सकता है। तो उस पे सऊदी अरब और यूनाइटेड अरब अमीरात ने बहुत ही आगे की सोची है। जब उनके पास तेल, कच्चा तेल नहीं होगा, तो उनके लोगों के लिए कौन सा रास्ता अच्छा है, वो बेहतर होगा। हिंदुस्तान है। तो इस पे ये भी एक वजह है, जो आप तनाव की बात कर रहे हैं, हम्म, थोड़ा टेंशन आया है हम्म, सऊदी अरब और पाकिस्तान में, ये भी एक वजह है। मगर सबसे ज्यादा जो आप एक आखिरी पॉइंट है, वो पाकिस्तान और चीन के रिश्ते, हाँ, वो कैसे आगे बढ़ेंगे। मैं पाकिस्तानी भाइयों को कहता हूं कि आप सोच विचार से इसे पे करिए, कोई कहता नहीं है मत करिए, हम तो, हमारी सरकार कहती है कि गैर कानूनी है, इसमें कुछ शक नहीं है, क्योंकि अभी तक तो एक्सटेंशन के हिसाब से JNK हैज एक्सीडेड टू इंडिया, वो तो हम्म, पॉलिसी है हिंदुस्तान के और हिंदुस्तानी लोगों की। मगर CPEC पाकिस्तान को सोच समझ के एक एक कदम आगे बढ़ना है, हम्म, क्योंकि इस पे क्या होता है कि यू गेट इनटू व्हाट इज कॉल्ड अ डेट ट्रैप। डेट ट्रैप। अगर आप, जैसे अम्बन टोटा में क्या हुआ, श्रीलंका को हाँ, वो सारा उन्होंने दे दिया इतना ना सिले वापस। टोटा में चीन की इतनी मदद की, आप पैसे नहीं दे पाए वापस, और चीन ने कहा हमारे 99 साल के लिए अम्बन टोटा चीन के पास, हाँ, चीन की हाँ। टेरिटरी। चलें, ये तो अपने असल में होता ही है कि जब आपके साथ हम गुफ्तगू करते हैं ना कबीर साहब, उसमें हमारी ख्वाहिश और कोशिश ये होती है कि हम आपको कन्फ्रंट ना करें, और जितना भी नॉलेज आपसे ले सकते हैं वो ले लें। ठीक है ना, क्योंकि जाहिर है पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आपका और हमारा मौजूद है, तभी तो हम यहाँ पे इतनी दूर हो चुके हुए हैं। लेकिन फिर भी लर्निंग का प्रोसेस जो है वो मेरे हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट हुआ करता है। आप जैसे जो हमारे सीनियर लोग हैं, जो स्ट्रेटेजिस्ट हैं, जिन्होंने जिंदगी में बहुत बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, हम उनसे सीखते हैं, और आपका पर्सपेक्टिव जान के हमें खुशी होती है। बहुत बहुत मेरी शुक्रिया। तरफ से एक ही गुजारिश है कि जो हमारे कॉन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है, इस पे एक डिसेंटिंग पर्सपेक्टिव जरूर लाइए, मेरे लिए नहीं, नाजरीन के लिए। हाँ, हम यहाँ कॉन्फ्रंटेशन नहीं करते हैं, हाँ, हमारे जो ख्यालात हैं, जो ख्याल परस्ती है, जो आइडियोलॉजिकल एलिमेंट्स हैं, दोनों आप और हम दोनों जमहूरियत में खासतर बिलीफ रखते हैं, मगर हम इस जमहूरियत को पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में, सारे हमारे इलाके में, रीजनल जनूबी एशिया में इसको कैसे आगे बढ़ाएं। अगर आपके ख्यालात मेरे ख्यालात से थोड़े अलग हैं, तो जरूर रखिए, ठीक तो हम ठीक वही गुफ्तगू और ही कर मजबूत हो सकते, सकती है। मैं बिल्कुल ये कर भी सकते। सजेस्ट करता हूँ कि कभी आपको मौका मिले, अगर तकनीक आपको अलाउ करती है, तो नाजरीन को भी हमारी गुफ्तगू में लाए, सवाल बिल्कुल आएंगे। पूछे, तो वो आपके लिए, आपकी बल्कि चैनल के बल्कि लिए। हम ऐसा करते हैं कि अगला शो जो है वो हम नाजरीन के सवालों के ऊपर मबनी कर लेंगे। आज भी सवालात आ रहे थे, लेकिन जाहिर है कि वो फिर टाइम नहीं होता तो हम सवालात नहीं ले पाते। लेकिन अगला जो प्रोग्राम है, अगर आप इजाजत दें, तो हम अगला प्रोग्राम टोटली लोगों के क्वेश्चंस पे कर लेंगे। जरूर, मगर क्वेश्चन भी रखिए ना, किस किस मुद्दे के क्वेश्चन हैं। हाँ, तो क्या हम हम क्या हम मगरबी एशिया की बात कर रहे हैं, क्या हम साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहे हैं, क्या कश्मीर की बात कर रहे हैं, इंडिया पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ग्लोबल ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ताकि ठीक है। एक तरह से एक फोकस हो, और उसी फ्रेमवर्क में वो सवालात जवाब दिए जा ठीक, सकते बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत हैं। शुक्रिया बहुत बहुत इमाम शुक्रिया साहब, आपका इरशाद बहुत साहब। शुक्रिया। और आखिर में दुआ कि मेरी इज्जत के लिए काफी है कि मैं तेरा ही बनता हूँ, और मेरे फख्र के लिए काफी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतोमाए खेशरा, तुदानी हिसाब कमो बेशरा। मुझे इस रागसाना को एयर मार्शल कपिल काक साहब के साथ इजाजत दीजिए। जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह।
अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह। थैंक